तो गुड मॉर्निंग अगेन। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू स्टार्ट कर दिया था, उसे ही आगे चलाएंगे। मैंने ये भी कहा था कि अब तक जो किया हमने डिफरेंशिएशन किया, लेकिन अब जो होगा इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। जिसको इंटीग्रेशन नहीं किया है मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा कर लो एक बार इंटीग्रेशन, उसके बाद इस पर आना। ठीक है जी। तो अब हम पिछली क्लास में हमने लास्ट क्वेश्चंस में क्या किया था, हमें एक इक्वेशन गिवन थी और हमने उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी। अब हम उल्टा करेंगे। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और उसकी वापस से इक्वेशन बनाएंगे। और वैसी बात है कि पहले हमने किया था डिफरेंशिएशन, अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल। नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल सेपरेबल मतलब क्या हुआ कि हम इसमें वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सारे x को एक तरफ लाएंगे और सारे y को एक तरफ लाएंगे और फिर करेंगे इंटीग्रेशन। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर dx लिखा है और dy लिखा है, ये दोनों ही टर्म न्यूमरेटर में आनी चाहिए। अब आप कहोगे जी ऐसा क्यों कह रहे हो आप? यार सिंपल सी बात है, अगर आपने इंटीग्रेशन किया होगा तो आपने इसका तो इंटीग्रेशन किया होगा log x। मैं आपसे कहूँ जी इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि आप कहोगे मैं तो नहीं कर सकता भाई, मैंने पढ़ा ही नहीं कभी, dx तो कभी नीचे आता ही नहीं है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि dx और dy दोनों ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में ही आने चाहिए। बस और कुछ नहीं करना, x को अलग y को अलग, देन इंटीग्रेशन बस। और डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन पे, कुछ करना ही नहीं, कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है हमने। देखो लिखा है फाइंड द जनरल सोल्यूशन। अब देखो जनरल और एक चीज़ होती है पर्टिकुलर। अगला क्वेश्चन लिया है मैंने पर्टिकुलर पे ना, हाँ देखो ये लिया पर्टिकुलर। तो दोनों चीज़ों में अंतर समझाता हूँ क्या होता है, अभी 2 मिनट समझाता हूँ मैं। मुझे गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि सारे x को ले आओ एक तरफ, सारे y को ले आओ एक तरफ, लेकिन dy ऊपर रहेगा और ये dx भी ऊपर रहेगा, तो इसको मैं उधर ले जाता हूँ। तो मेरा आ गया 2 माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डी एक्स। जब ऐसा हो जाए तो आप लगाइए इंटीग्रेशन बोथ साइड और कर दीजिए इंटीग्रेशन। इसका हो जाएगा 2y, इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसका हो जाएगा x। और आपने एक c लगाना है या तो x की तरफ या y की तरफ, एक ही बात है, बट जनरली किताबों में x की तरफ लगा होता है, इसलिए आप भी चाहो तो x की तरफ लगा सकते हो। वैसे बात एक ही है और बस आपको यही छोड़ना है। इसे बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल जिसमें हम c को c ही रहने देते हैं, मतलब c की वैल्यू नहीं निकालते। अब कहोगे c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। अब आप मुझसे एक बात कहोगे कि सर आपने एलसीएम लिया, लेकिन इस c में तो आपने 2 की मल्टीप्लाई करी ही नहीं। मैं एक बात कहूँगा कि यार c हो या 2c हो या रूट c हो या tan इनवर्स c हो या log c हो या c स्क्वायर हो, ये सारी एक ही बात है। मीन्स ये सब कांस्टेंट है। वी आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग ए कांस्टेंट नंबर। तो मैं इसको कुछ भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी, क्योंकि सभी कांस्टेंट है। तो अगर मैं इस c में 2 से मल्टीप्लाई कर भी दूंगा तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, तब भी तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो इसलिए मैंने किया ही नहीं। गोटे, चलिए जी, अब ये तो हुआ जनरल सॉल्यूशन। अब चलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे। हमारे पास क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4x वाई स्क्वायर। सेम कंसेप्ट, dy को उधर रोका, वाई स्क्वायर को उधर ले आया, माइनस 4x dx। अब करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड। इसका करेंगे y की पावर माइनस 2 dy और इसमें माइनस 4 कॉमन x dx। इसका हो जाएगा y की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक c लगा देंगे। माइनस से माइनस अभी मैंने काट रहा, पहले लिख रहा हूँ माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 से 2 काट देंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर प्लस सी, माइनस कॉमन ले काट देते हैं तो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस सी। देखो मैंने फिर क्या किया, प्लस सी था तो मैंने उसको प्लस ही दे दिया। यार कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना ना, माइनस सी लगा दूँ तो भी क्या पड़ना, कॉन्स्टेंट है। अच्छा जी, ये तो हो गया जनरल सोल्यूशन। अब लेकिन हमें तो निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमें c की वैल्यू निकालनी होती है और उसको यहीं पे डालनी होती है। अब हम c की वैल्यू निकालेंगे कैसे जी? बिल्कुल,
जब भी पर्टिकुलर पूछेगा तो आपको x और y की वैल्यू दी होगी, तो आपको x की वैल्यू दी है 0 और y की वैल्यू दी है 1। मैंने दोनों वैल्यू पुट कर दी, तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस c आ गया, c की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू 1 वापस यहाँ रख देंगे, तो मेरा आंसर आ गया 1/y इज इक्वल टू 2x² + 1। दैट्स ऑल। बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। इसे बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। समझ में आ गया? जनरल सोल्यूशन में और पर्टिकुलर में अंतर समझ आना चाहिए आपके। चलिए आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन कर्व पे आते हैं। लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। यानी कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और मुझसे पूछा जा रहा है कर्व की इक्वेशन। तो कुछ करना नहीं, बेसिकली पर्टिकुलर सॉल्यूशन को ही कर्व की इक्वेशन बोलते हैं। मतलब दिस इज ऑल्सो ए इक्वेशन ऑफ कर्व। अब पता नहीं कौन सा कर्व है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, बट जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वही बेसिकली इक्वेशन ऑफ कर्व होता है। तो आपको बेसिकली पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकालना है, ठीक है जी। तो इसमें y तो है ही नहीं कोई और, तो मैं इस x को नीचे ले आता हूँ, तो 2x² + x dx और करेंगे इसका इंटीग्रेशन। dy का तो y हो जाएगा। इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं यार, 2x² + 1/x dx। कुछ काट पीट देते हैं, ये x कट जाएगा, तो मेरा बचेगा y इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा x dx + 1/x dx। दोनों का इंटीग्रेशन मुझे पता है, तो y इज इक्वल टू 2x² + log x + c लगा दिया, 2 से 2 कट गया। ये तो आ गया जनरल सोल्यूशन। और मुझे पॉइंट दे रखा है 1,1, इसका मतलब x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। यहाँ पुट कर देते हैं, तो 1 = 1 + log 1 + c। log 1 0 होता है, 1 से 1 कट गया, c की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब मेरा आंसर आ गया y इज इक्वल टू x² + log x। बस ये मेरी इक्वेशन कर दी होगी। बस इतना करना है आपने, कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, सिंपल सॉल्विंग है और कुछ नहीं है। बस आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए बस, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब इक्वेशन इसमें निकालनी है, पास से देखा, लेकिन इसमें लिखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये एक्चुअली क्या था, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर था टेंजेंट नॉर्मल। तब तो बच्चे पढ़ते थे कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन आपने नहीं पढ़ा, इसलिए बताता हूँ मैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx, ठीक है। तो बेसिकली हमें dy/dx गिवन है 2x/y²। फिर वही क्वेश्चन आ गया सेम बिल्कुल, x को अलग करना है, y को अलग करना है और फिर करना है इंटीग्रेशन। तो इसका हो जाएगा y³ 3, इसका हो जाएगा 2 × x² 2 + c, 2 से 2 कट जाएगा। अब ये 2, -3 यानी कि x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। तो y की 3 पुट करेंगे तो 27/3 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर + c। ये कट गया 9, तो c की वैल्यू आ गई 5, वापस पुट कर दी यहाँ पे, तो मेरा आंसर आ गया y³ इज इक्वल टू x² + 5। चाहो तो 3 को उधर ले आ सकते हो, चाहो तो छोड़ दो, एक ही बात है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये आ गई मेरी पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी कि कर्व की इक्वेशन। दोनों एक ही बात है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? गुड। चलिए जी आगे चलते हैं। अब सेम क्वेश्चन है, इसमें हमें देखो x दिया हुआ है, y दिया हुआ है। तो जब भी x और y दिया होता है तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, और हमें इक्वेशन ये गिवन है और मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो पहले मैंने dy/dx निकाला, वो आ गया 2x² + x और x³ + x² + x + 1। देखो उसमें y तो कहीं है ही नहीं, तो मुझे करना है केवल इस dx को उधर ले जाना है। तो dy इज इक्वल टू आ जाएगा 2x² + x, और साथ साथ में ना इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, तो x² बचेगा x + 1 + x + 1। नीचे से फिर x + 1 कॉमन आ जाएगा, ये आ गया x + 1 और ये आ गया x² + 1 dx। अब मुझे करना है इंटीग्रेशन, ठीक है जी। अब देखो मैंने आपसे कहा था पूरा इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, तो इसमें अप्लाई होगा पार्शियल फ्रैक्शन। याद है मैंने बताया था इनडेफिनिट का आखिरी कंसेप्ट था डिफरेंशियल, वो पार्शियल फ्रैक्शन। देखो इसका तो y हो जाएगा, मुझे इसकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, और इसमें मुझे पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, तो मैं इसको अभी नहीं लिखता, इसको ऐसे कर देते हैं। तो पहले पार्शियल लगा देता हूँ, 2x² + x / x + 1 × x² + 1 इज इक्वल टू, मैंने मान लिया a/x + 1 + bx + c / x² + 1, बिकॉज इट इज़ क्वाड्रेटिक। आपको याद होगा लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक के ऊपर आता है या तो ax + b या bx + c। अब आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा ये, यहाँ आ जाएगा x² + 1 + bx + c × x + 1। तो पहले शॉर्टकट लगा लेते हैं, याद है आपको,
शॉर्टकट था, पहले एक्स की वैल्यू मैंने -1 रख दी, तो -1 रख के ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू a 1 + 1, तो मेरी a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। चलिए जी, अब और शॉर्टकट नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास कुछ और ज़ीरो रखने को नहीं है, तो मुझे सबकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2x² + x इज इक्वल टू ax² + a + bx² + bx + cx + c। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x² को अलग ले जाते हैं, a + b + x को ले जाते हैं b + c + a + c। बस अब कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स को, तो पहले x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो a + b = 2 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। x का कोफिशिएंट b + c है, = 1 आ जाएगा, बिकॉज कोफिशिएंट 1 है। बस मुझे करने की जरूरत नहीं है। अब a की वैल्यू 1/2 निकाल चुका हूँ, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3/2, b की पुट कर देंगे यहाँ पे, तो c की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तीनों वैल्यू आ गई। बस आपको तीनों वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है और फिर करना है मुझे राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन। तो a की वैल्यू आई मेरी 1/2, के नीचे है x + 1 प्लस b यानी कि 3/2x - 1/2 अपॉन x² + 1, और इसका इंटीग्रेशन लगा दिया। तो ये हो गया y = 1/2, ये तो हो जाएगा x + 1 dx प्लस, इसको भी अलग अलग कर लेते हैं यार, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग, तो 3/2 बाहर आ जाएगा, x/x² + 1 - 1/2 बाहर आ जाएगा, x² + x, और सबके साथ dx चल रहा है। देखो जी, इसका मुझे आता है, इसका तो log 1 + x हो जाएगा, इसका भी मुझे आता है tan 1 x हो जाएगा। समस्या आएगी इसकी, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे x² + 1 को t मान लेना है केवल इसके लिए। तो 2x dx बन जाएगा dt, लेकिन मेरे पास तो ऊपर x है, तो x dx बन जाएगा 1/2 dt। अब करते हैं, देखो वैल्यू, इसका तो हो जाएगा 1/2 log x + 1, इसका हो जाएगा 3/4 dt/t, और इसका हो जाएगा -1/2 tan 1 x + c। इसका भी हो जाएगा log t, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/t log x + 1 + 3/4 log t की वैल्यू साथ साथ पुट कर रहा हूँ मैं, एक स्टेप बच जाएगा, और -1/2 tan 1 x + c। ये मेरा आंसर आ गया। दिस इज़ कॉल्ड जनरल सोल्यूशन। लेकिन आप क्वेश्चन में दिखेगा कि आपको x और y की वैल्यू भी दे रखी है, यानी कि x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। तो y की 1 पुट कर देते हैं, x की 0 पुट करेंगे, तो log 1 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा, x की वैल्यू ये भी 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू 1 आ गई, बस c की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो ½ log x + 1 प्लस 3/4 log x² + 1 माइनस ½ tan 1 x + 1, ये मेरा आंसर आ गया। ओके, कोई भी डाउट हो किसी तरह का, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए कीजिएगा, मैं हो सकता है अगली वीडियो में आपका रेक्टिफाई कर दूँ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है cos dy/dx इज इक्वल टू a, और मुझे x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 दी हुई है। अब मैं पहले dy/dx को मुझे अलग करना पड़ेगा, तो मैं इस cos को उठा के उधर ले जाता हूँ, तो dy/dx आ जाएगा cos 1 a। अब y को अलग करते हैं और x को अलग करते हैं और करते हैं बोथ साइड इंटीग्रेशन। मैंने इसको बाहर निकाला बिकॉज इट इज़ ए कॉन्स्टेंट। dy का y हो जाएगा और x का x हो जाएगा, ये x पहले लिख दिया मैंने, प्लस c। अच्छा देखो, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी चाहिए आपको भी, कि अगर आपको पास cos 1 a इंटू x लिखना है, तो ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये पूरा ax एक साथ है या x और cos 1 a अलग अलग है। ओके, चलिए जी, तो ये हो गया मेरा ये। तो मैंने x y की दो मिल देगा, x की 0 y की 1 पुट कर दी, x की 0 y की 1, तो 0 प्लस c की वैल्यू 1 आ गई, मैंने पुट कर दी y = x cos 1 a प्लस 1 को इधर ले गया, y - 1 = x cos 1 a, तो y - 1/x = cos 1 a, cos को इधर ले गया, तो a की वैल्यू आ गई cos y - 1/x। अच्छा, अब आप पूछोगे कि सर क्या हम अपने आंसर को यहाँ नहीं छोड़ सकते थे? पर मैं कहूँगा बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन आ गया, मतलब सपोज़ करो आपने सीबीएसई में तो आपने यहाँ तक छोड़ दिया, चलेगा, लेकिन जब आप सपोज़ करो जेईई का एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें ऑप्शन ही नहीं है ये वाला, ऑप्शन ये वाला दिया हुआ है, फिर आप फंस जाओगे। हैं दोनों ठीक, किसी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट।
लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पास इट थ्रू पर इतने गिवन दैट एनी पॉइंट ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। देखो सब कुछ गया हुआ है मुझे, आप एक एक लाइन पढ़ते रहो बस। इसमें लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एंड वाई कोऑर्डिनेट इनटू वाई इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। कुछ देखो ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, नहीं बन गया? बस अब y को अलग x को अलग, y डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आप कहोगे मैंने फिर 2c नहीं लगाया, बता चुका हूँ 2 बार में। अब हमें ये पॉइंट पुट करना है 0 - 2 यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। मैंने x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -2 पुट कर दी तो ये c की वैल्यू 4 आ गई, मैंने यहाँ पुट कर दी तो मेरा आंसर आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। कितना आसान क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज पढ़ना समझना वो मुश्किल था बस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ऐसे लेते हैं। अब देखो क्या लिखा है इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पॉइंट दिस। क्या कह रहा है हमसे वो कह रहा है कर्व है, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है x, y और ये पॉइंट है -4 -3 और ये -2 1 से मेरी कर्व पास कर रहा है। तो वो कहता है कि जो इस टेंजेंट का ये पॉइंट, काम करते हैं यहाँ नहीं लेते, ये पॉइंट हम लेते हैं यहाँ। तो सपोज करो ये मैं O मान लूँ, ये A मान लूँ, ये B मान लूँ। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy बाई डी एक्स इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग कॉन्टैक्ट एंड दिस यानी कि OB। ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में हमसे, है ना, ऐसे कह रहा है ना। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो y + 3 अपॉन x + 4 आ जाएगा। बस अब ये बन गया हमारा क्वेश्चन सिंपल। इसका करना है इंटीग्रेशन, ये पॉइंट पास कर रहा है, ये पॉइंट पुट करना है, c की वैल्यू आ जाएगी तो मेरा आ जाएगा dy अपॉन y + 3 इज इक्वल टू 2 dx अपॉन x + 4। अब करेंगे इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा log y + 3, इसका हो जाएगा 2 log x + 4 और ये हो जाएगा c। अब एक बात तो आपको टिप दे दूं मैं आपको, जब आपने इंटीग्रेशन किया और आपका ये भी log में आ रहा है तो ये भी log में आ रहा है तो ये भी आपको log में लेना चाहिए, है ना। आसान पड़ेगा, क्यों पड़ेगा आसान बताता हूँ मैं आपको। हम थोड़ी log की प्रॉपर्टी लाएंगे तो ये 2 जाएगा इसकी पावर में, ये तो पता ही होगा आपको, log की प्रॉपर्टी होती है। और log a प्लस log b होता है log a × b। अब दोनों तरफ से log को हटा सकते हैं तो मेरा ये आ जाएगा y + 3 इज इक्वल टू c × x + 4 का होल स्क्वायर। अब देखो कितना आसान बन गया, log हट गया। अब ये पॉइंट दे रखा है, कुछ हमें पॉइंट दे रखा है -2 1, तो x को -2 और y को 1 पुट करते हैं, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा c × 4, c की वैल्यू 1 आ गई, बस पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ गया y + 3 इज इक्वल टू x + 4 का होल स्क्वायर। ये मेरा आ गया पैराबोला। ठीक है जी, समझ में आया? कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, आराम से करना है, सॉल्व करते जाना, अपना आप हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है वॉल्यूम इज इन्फ्लेटेड चेंज एट द कांस्टेंट रेट, यानी कि जो dv/dt है वो k है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है हमसे वो, है ना। लिखा है इफ़ इनिशियली रेडियस इज 3, आफ्टर 3 seconds रेडियस इज 6, फाइंड द रेडियस आफ्टर बलून आफ्टर t seconds। तो पहले जो गिवन इसकी बात कर लेते हैं। पहले मैंने dt को उधर ले गया तो k dt हो गया, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया तो v = आ गया kt + c। ठीक है जी। अब जब v होता है हमारा, ये स्फेरिकल है तो स्फेयर होता है, वो होता है 4/3 πr³ इज इक्वल टू kt + c। ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब मुझे गिवन क्या क्या है, इनिशियली रेडियस इज 3। इनिशियल का मतलब क्या होता है, शुरू में, शुरू का मतलब है टाइम 0 लेते हैं तो t = 0 r = 3 दे रखा है। आफ्टर 3 सेकेंड t = 3 r = 6, ये हमें दे रखा है और मुझे लास्ट में रेडियस निकालनी है। तो पहले t को 0 पुट कर देते हैं और r को दे देते 3, तो 4/3 π × 3³ इज इक्वल टू 0 + c। इससे मेरी c की वैल्यू आ गई 36 π। ठीक है जी। अच्छा अब निकालते हैं हम t = 3 r = 6।
पहले काम करते हैं, सी की वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू के टी प्लस 36 पाई। अब रखेंगे टी इक्वल टू 3, आर इक्वल टू 6 पुट कर देते हैं जी। 4/3 आर की जगह 6 यानी कि 216 इज इक्वल टू के, टी की वैल्यू 3 प्लस 36 पाई। ये कट रहा है इससे, 3 7 21, 3 9 तो अब 72 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, तो मेरा आएगा 288 पाई इज इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई। इसमें से 36 पाई माइनस कर देंगे तो 252 पाई इज इक्वल टू 3k आ गया। इससे मेरी k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई मेरी 84 पाई। अब मैंने k की वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में, तो मेरा आ गया 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 84 पाई प्लस 36 पाई। तो सबसे पहले तो यार काम करता हूँ, मैं पाई कॉमन लेके उड़ा देता हूँ। अब 3 को इधर ले आते हैं, यहाँ टी भी है, सॉरी माय बैड, 3 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 84 इंटू 3 को इधर रहने देते हैं ऐसे, 84t प्लस 36। अब आर निकालना है मुझे, तो इसकी पावर क्यूब रूट लगा देते हैं। ये मेरा आंसर आ गया जो मुझे निकालना था। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन डिफरेंट है, 2 क्वेश्चन कराऊंगा बढ़िया बढ़िया से, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है प्रिंसिपल इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो पहले हम बात कर देंगे प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ dp/dt। ये हमने पढ़ाया था आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, रेट मेजर्स में। जब भी रेट की बात करते हैं, कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स वो टाइम्स के थ्रू हो रही है। तो dp/dt और हमें दिया हुआ है r%, तो इट मीन्स r% ऑफ p, क्योंकि परसेंटेज किसी का तो होगा ही ना, खाली परसेंटेज तो काम नहीं बनता है कि नहीं। चलिए जी, अब पहले इसका काम कर लेते हैं। तो dp/dt इज इक्वल टू r/100 इंटू पी। तो p को मैं इधर ले आता हूँ और मैंने कर दिया वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि p अलग और t अलग। r कांस्टेंट है इसलिए r से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब करते हैं बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा log p इज इक्वल टू r/100 इंटू टी प्लस सी। ये इक्वेशन आ गई। अब चलते हैं आगे, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ ₹100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। इस छोटी सी बात का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इनिशियली मेरे पास 100 रुपये थे और 10 साल में वो 200 हो गए। इट मीन्स एट t इक्वल टू 0, p इक्वल टू 100 था और t इक्वल टू 10 पे p इक्वल टू 200 हो गया। ऐसा मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो हम ये दोनों वैल्यू एक एक करके इसमें पुट कर देंगे। पहले t 0 p 100 पुट करते हैं, तो log 100 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो उससे मेरी c की वैल्यू आ गई log 100। अब बच्चे गलती ये करते हैं कि जैसे केमिस्ट्री में log 100 2 होता है, तो इसमें भी वो log 100 को 2 लिखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। पूछो क्यों नहीं होता, क्योंकि कैलकुलस में log में बेस e होता है, दैट इज इम्प्लाइड अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री में अगर कुछ बेस गिवन नहीं है तो बेस 10 मानते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। चलिए जी, c की वैल्यू आ गई। अब हम ये दोनों पुट करते हैं, t को 10 और p को 200। तो मैंने p को 200 पुट कर दिया, t को मैंने 10 पुट कर दिया प्लस c, और c की वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाली। तो ये हो जाएगा log 200 इज इक्वल टू r/10, ये काट दिया मैं 10 से, प्लस log 100। अब मैं log 100 को माइनस में इधर ले गया, तो log 200 माइनस log 100 इज इक्वल टू r/10। log a माइनस log b होता है log a/b। अब आप कहोगे यार log बड़ा प्रॉब्लम करता है, कोई बात नहीं बेटा। मेरी प्लेलिस्ट में एक लॉगरिथम चैप्टर के नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसकी स्टार्टिंग की 1 या 2 देख लोगे तो आपका काम तो उसी से चल जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू r/10, r की वैल्यू आ जाएगी 10 log 2। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बस यही मुझे r निकालना था। गॉट इट। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। लिखा है इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, तो वही है dp/dt, और इस बार दिया हुआ है 5% पर ईयर, यानी कि 5% ऑफ p। तो dp/dt इज इक्वल टू हो गया 5/100 इंटू पी 1/20। p को मैंने ले लिया एक तरफ और t को ले लिया मैंने एक तरफ, और फिर कर दिया मैंने इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा log p इज इक्वल टू 1/20 t प्लस c। ये मेरी क्वेश्चन आ गई। इसकी बाद ही बात करते हैं।
लिखा है ₹1000 इज डिपॉजिट विद द बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे मेरे पास जो p है वो ₹1000 है और t इक्वल टू 10 पे पूछ रहा है p कितना हो जाएगा, और इसकी वैल्यू भी मुझे गिवन है। चलो जी, तो पहले t को 0 पुट करते हैं और p को करते हैं 1000, तो ये हो जाएगा log 1000 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई log 1000। उसके बाद t को 10 और p निकालना, तो p को हम p ही रहने देते हैं और t की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं और c की जगह रख देते हैं log 1000। फिर से उसको माइनस में ले आते हैं, तो log p माइनस log 1000 इज इक्वल टू, ये काट देते हैं 1/2 यानी कि 0.5 आ गया। log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, तो p अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.5। जब हम log हटाएंगे तो बेस में पावर है, तो p अपॉन 1000 की वैल्यू आ जाएगी e की पावर 0.5। इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, कितनी गिवन है जी, 1.648। बस p की वैल्यू आ जाएगी 1648। ये मेरा आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ 10 साल बाद मेरा पैसा 1000 रुपये का 1648 रुपये हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए बढ़िया। तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज यानी कि वेरिएबल सेपरेबल पूरी खत्म हो गई है। बस आपको पहले ये क्वेश्चन दोबारा करने हैं, फिर आपको पूरी एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स करनी है। तो मेरे ख्याल से पूरी एक्सरसाइज आपकी बड़े आराम से हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ। डिफरेंशियल क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।